आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की मोस्ट अवेटेड बहुप्रतीक्षित तेल पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन प्लान की। सरकार का ये प्लान क्यों ठंडे बस्ते में चला गया है, इस पर चर्चा करेंगे। और ठंडे बस्ते में क्यों? क्योंकि खबरें हैं कि सरकारी कंपनियों की ओर से थोड़ा गतिरोध झेलना पड़ा था। इसकी भिन्न भिन्न शब्दावलियां हैं और भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं, थोड़ी डिप्लोमेटिक भी हैं। इन सब पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका सरकार के एसेट मोनेटाइजेशन प्लान पर क्या असर होगा। एसेट मोनेटाइजेशन मतलब सरकारी कंपनियां सरकारी एसेट्स जो हैं उनको मोनेटाइज करके सरकार के खजाने में पैसा जुटाना, सरकार के कार्यक्रमों के लिए, सुविधाओं के लिए, सेवाओं के लिए पैसा जुटाना, उसके लिए जो योजना लाई गई थी उसकी बात कर रहे हैं। इस बुलेटिन में आप आगे ये भी बताएंगे कि वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था का पहिया क्यों सुस्त पड़ गया और देश की इकॉनमी किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. मोदी गवर्नमेंट का ऑयल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन का प्लान खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है कि सरकारी कंपनियां मसलन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोलियम मंत्रालय को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि ऑयल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन के जरिए पैसा जुटाने के लिए सरकार जो तरीका अपनाना चाहती है वो काफी महंगा रास्ता है। सरकार इस्तेमाल में न आने वाली या कम इस्तेमाल में आने वाली गैस पाइपलाइनों का मोनेटाइजेशन करना चाहती थी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट के जरिए करीब 17,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना सरकार की थी। आगे बढ़ने पहले समझते हैं कि इनविट क्या है। इनविट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। ये म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में पैसे लगाते हैं, जबकि इनविट बुनियादी ढांचे से जुड़ी संपत्तियों मसलन सड़क, बिजली संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनें और ऑयल एंड गैस पाइपलाइनों आदि में निवेश करते हैं। इसमें बाजार में प्रचलित डेट इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिलता है, इसीलिए काफ़ी निवेशक रेगुलर इनकम के लिए इनविट में पैसा लगाते हैं। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियों ने सरकार से कहा है कि उनकी क्रेडिट रेटिंग शानदार है, वैसी ही क्रेडिट रेटिंग जैसी हम लोगों की क्रेडिट रेटिंग होती है तो तेल कंपनियों की भी है। तो उन्होंने कहा है कि उनकी क्रेडिट रेटिंग शानदार है, इसलिए उन्हें इनविट के मुकाबले बाजार से पैसे जुटाने में आसानी होगी। पिछले साल के बजट में सरकार ने अगले 4 साल में एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। ऑयल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन प्लान के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को 3,930 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को मोनेटाइज करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत गेल की दहेज, उरण, पनवेल, दाभोल पाइपलाइन और दाभोल बेंगलुरु पाइपलाइन का मोनेटाइजेशन होना था। इस पाइपलाइन की लंबाई करीब 2000 किलोमीटर है। इस प्लान पर पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से तेल मंत्रालय, तेल कंपनियों और नीति आयोग के बीच चर्चा की जा रही है। हालांकि अब तेल पाइप मोनेटाइजेशन का प्लान ठंडे बस्ते में चला गया है। क्यों हुआ ऐसा, इसका असर क्या पड़ेगा, क्यों हुआ, सब कुछ एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा प्लान सरकार ने लॉन्च किया था पिछले बजट में, और इसका जो बहुत अगर आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये एक ऐसा प्लान है जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का अंतर होता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हमें ग्राउंड से मतलब बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करना होता है, और उसके बरक्स जो ब्राउन फील्ड एसेट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड है। तो ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है ये ऐसे कुछ अंडर यूटिलाइज्ड ब्राउन फील्ड एसेट्स को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आसानी से समझ लेंगे, जैसे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे रोड्स हैं, जैसे एनर्जी सेक्टर है, स्पेशली ऑयल और गैस पाइपलाइंस वगैरह हैं, और भी है, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है। तो ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके जिनको स्क्रैच से आपको नहीं बनाना है, वो बन चुके हैं, वो तैयार है लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड है, और
और वो निवेश मांग रहे हैं अगर बेटर उनकी परफॉर्मेंस करनी है। तो ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनमें निवेश कैसे होगा, इस बात की पूरी एक प्लानिंग करी गई थी और बहुत मेगा मैं कहूंगी कि ये स्कीम थी। लॉजिकली मतलब विचार के लेवल पे ये बहुत बढ़िया स्कीम है, क्योंकि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए निवेश आपको मिल जाएगा जल्दी, क्योंकि स्क्रैच से नहीं बनाना है एटसेट्रा। दिक्कत क्या आ रही थी, और ये मॉडल जो था ये एयरपोर्ट्स के लेवल पे बहुत सक्सेसफुल भी था। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में हमने देखा कि कैसे जब प्राइवेट प्लेयर्स आ गए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग के तहत इन्वेस्टमेंट किया, तो वो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट हमने देखा बनते हुए। तो इसी तरीके के एग्जाम्पल से मैं कहूंगी इनकरेज होकर एक और लंबी लिस्ट तैयार की गई और फिर नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत उनको बाकायदा चिन्हित करके बताया गया कि 10 से 15 साल आने वाले में क्या उसका डायरेक्शन होगा, ताकि जो इन्वेस्टर है उस इन्वेस्टर को भी एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाए। और अभी भी रोड्स बोर्ड्स के लेवल पे ये काम कर रहा है, मैंने कहा एयरपोर्ट्स के लेवल पे काम कर रहा है एटसेट्रा। अब इसमें एक सेक्टर है जो आपने मुझसे सवाल पूछा था, जो ऑयल और गैस का सेक्टर है। तो जब ये प्लान आया था तो ये तकरीबन 6 लाख करोड़ जनरेट करने के लिए था, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरेट करने के लिए था, और बड़े सही वक्त पे भी आया था, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन में थी हमारी इकोनॉमी, तो हमको वहां पर फंड्स जनरेट करने के लिए एक अच्छे फॉर्मूले की जरूरत थी। हम कम से कम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाए, तो ये उसकी तरफ ये तमाम जो कोशिशें हैं वो है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखिए कोविड-19 पैंडेमिक अपने आप में एक बहुत बड़ा डैम्पनर है, तो उसकी कॉस्ट को हमें बेयर करना पड़ेगा। ये जो हमें लैक ऑफ एंथुसियाज्म दिखता है कि अगर कंपनीज नहीं अपने स्टेक्स बेचना चाहती, बहुत अनसर्टेनिटी है प्राइसेस में, जो ग्लोबल जो प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, और ऐसे में जो शेयर मार्केट है वो कैसे उसको इम्पैक्ट करता है। तो देखिए ये जो रिस्क है, ये रिस्क कोविड-19 के वजह से तो थे ही, उसके बाद यूक्रेन वॉर और उसके होने वाला जो ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसे में ये अपने आप में कोई सरप्राइज नहीं है कि हम ऐसा एक प्लान जो हमने सोचा था वो प्लान वैसे टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है। जैसा आपने कहा कि ये तकरीबन 17,000 करोड़ था इसके प्लानिंग में कि इतना हम फंड रेज करेंगे, लेकिन जो पूरा का पूरा नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी है वो और बड़ा है, वो 6 काफी 6 लाख करोड़ का है। तो उसमें बहुत सारी और चीजें हैं, और ये भी बात ध्यान रखने की है कि एक सेक्टर का जो सक्सेस है वो दूसरे सेक्टर को मोटिवेट करता है। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अगर बाकी सेक्टर्स में देख रहे हैं कि उनको बेहतर रिटर्न्स मिल रहे हैं और जो रेवेन्यू जनरेशन है ब्राउन फील्ड्स का, इसका जो प्लान है ये कारगर हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो और सेक्टर्स पे भी पड़ता है। पर अभी मेरे ख्याल से ये चुनौतियां सबसे ज्यादा तो यही होंगी भारत सरकार के सामने की जैसे हम कैसे अपने इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है ये डिपेंडेंट होती हैं ग्लोबल इकोनॉमी पर काफी हद तक। तो हमें इन चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। निवेशक जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर कैसे ये विश्वास दोबारा पैदा किया जाए, तो एक स्टेबल इकोनॉमी जो है वो इसका सबसे बड़ा जवाब है। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस बात पर जोर होगा, यही सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये अपने आप में एक तरह की प्लानिंग है। यानी एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार का ऑयल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन का प्लान काफी दूरगामी है, लेकिन सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने इन्वेट के जरिए पैसे जुटाने का विरोध जताया है। उनका कहना है कि वे बाजार से दूसरे तरीके से पैसा जुटाना चाहते हैं। कमोबेश यही गतिरोध है, जिसके बाद अभी प्लान ठंडे बस्ते में खबरों के मुताबिक नजर आ रहा है। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की, और बड़ा मुद्दा भी है कि वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में सरकार को जीडीपी के मोर्चे पर झटका लगा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ चौथी तिमाही जनवरी मार्च में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होती है उसको 4.1% उन्होंने बताया है। जानकारी के मुताबिक विकास दर में सुस्ती का मुख्य कारण महंगाई है, इन्फ्लेशन है। महंगाई बढ़ने से निवेश पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते देश की अर्थव्यवस्था का पहिया भी सुस्त पड़ा है। इसके अलावा भारत सरकार के सांख्यिकी कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी डेटा के मुताबिक पूरे साल की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो
थी वो 8.7% दर्ज की गई पूरे साल की, पूरे वित्त वर्ष की। एनएसओ ने अपने सेकंड एडवांस अनुमान में 2021-22 के दौरान 8.9% का आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया था। पहले 8.9 था, जो आखिरी तिमाही में जो गिरावट हुई उससे 8.7 हो गया। अब इस बारे में विशेषज्ञ से थोड़ा समझते हैं कि ग्रोथ रेट घटने की वजह क्या रही, आगे क्या देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, कल जो डेटा आया है जो एनएसएसओ ने दिया है उसमें एनुअल लेवल पे यही बताया गया है कि जो 8.7% ग्रोथ रेट रही है 21-22 में, और जो लास्ट क्वार्टर था जनवरी से लेके जो मार्च तक 31 मार्च तक, उसकी ग्रोथ रेट जो है वो 4.1% रही है। उसमें हम देख रहे हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। मतलब किसी टाइम जो है वो हायर ग्रोथ रेट थी, जो फर्स्ट क्वार्टर था अराउंड 20, और धीरे धीरे जो है कम होती गई। मान लीजिए थर्ड क्वार्टर में 5.4% थी और अब जो है फोर्थ क्वार्टर में वो 4.1 रजिस्टर की गई है। जो आप कारण इसका समझना चाह रहे हैं, बेसिकली जो फोर्थ क्वार्टर में जो कमी आई है और डाउनवर्डिंग ट्रेंड जो दिख रहा है, एक कारण तो क्लियरली यही है कि जो रशिया, वो जो यूक्रेन का क्राइसिस है, वो इस फोर्थ क्वार्टर में जो है आया है, और उसका इम्पैक्ट जो है हमें पहले हम बात करते रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो हाई हुए थे। इसका मतलब है कि जो कमोडिटी प्राइसेज हैं या जो एक लेवल पे जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हायर हुए हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे रहा है इंडिया में। और वही रिफ्लेक्ट जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी था और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी था। तो उसने कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है फोर्थ क्वार्टर में दिखा है। तो जनरली और भी इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं, इवन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी कह रहे थे हमारे कि जो ओमिक्रॉन की जो थर्ड वेव है, वो जो है वो भी इम्पैक्ट की है, डेंट की है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स ने जो है वो लॉकडाउन लगाया था, और उस कारण से जो मोबिलिटी है वो उसमें कमी आई थी, और उससे कहीं ना कहीं जो है वो मार्केट पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। तो इसका मतलब है जो डिमांड सप्लाई है उसका इम्पैक्ट जो है वो भी दिखा था, और वो जीडीपी ग्रोथ रेट में भी दिख रहा है। ओमिक्रॉन और रशिया यूक्रेन क्राइसिस नहीं है, इवन एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे वो लिंक होता है हमारी बात, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहाँ जो है फ्यूचर में क्या होने वाला है, खासकर 22-23 में, 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी, क्या एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा इंडिया का। उसमें हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी करना चाहेंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन रेट से लिंक है। तो ग्लोबल लेवल पे इंक्लूडिंग इंडिया जो है हम इन्फ्लेशन हाई देख रहे हैं, और खासकर जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, उनको ये लग रहा है कि हम ब्याज की दर को बढ़ा देंगे तो उससे जो है कहीं ना कहीं हमारी जो मुद्रा जो पूर्ति है उसमें कमी आएगी, और उससे हम कीमतों पे कहीं ना कहीं चेक लगा देंगे, जिसमें बहुत बड़ी डिबेट है कि चेक होगा या गवर्नमेंट को जैसे एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी या सेल टैक्स कम किया जाना चाहिए, उससे जो है प्राइसेस कंट्रोल होंगे वो। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट का जो एक लेवल पे जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखेगा। और ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में क्या होगा, तो हमें याद रखना होगा कि ग्लोबल लेवल पे भी सेंट्रल बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब थ्रू रेपो रेट जो इंक्रीज किया था पीछे, और ये बिल्कुल अभी बात आ रही है कि 4.4 जो रेपो रेट है उससे ज्यादा जो है करने वाले हैं, और खासकर ये बात चल रही है कि अराउंड 5.15 जो है आने वाले दिनों में हमारा रेपो रेट होगा, और उसका एक इम्पैक्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी होगा, और उसका इन्वेस्टमेंट पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। तो मुझे एज इकोनॉमिक्स ये लगता है कि उसके मतलब एक तरह से जीडीपी पे भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसी के साथ लिंक है एक तरह से। दूसरा मुझे ये लगता है कि सरकार का जो हस्तक्षेप है जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, और सरकार को यदि यही ट्रेंड रहा जो हम देख रहे हैं डाउनवर्डिंग ट्रेंड, तो उसमें यदि सरकार ने और हस्तक्षेप नहीं किया, खासकर इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं बढ़ाई, अपना एक्सपेंडिचर नहीं हाई किया खासकर सोशल सेक्टर में हिंदुस्तान के, तो फिर एम्प्लॉयमेंट में और कमी आने की बात है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा इस प्रश्न पे, वो बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें ये डेटा बता रहा है, जो एनएसएस ने जो डेटा दिया है वो कहीं ना कहीं एक बात तो कह रहा है कि जी 8.7% ग्रोथ रेट रही है,
और उससे हमारी फोरकास्टिंग भी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2021 में जो ग्रोथ रेट थी हमारी वो -6.6% थी, जिसका मतलब है कि -6.6% लास्ट ईयर थी और इस साल जो है वो 8.7% है। इसका मतलब 2.1% एक्चुअल जो है इंक्रीज दिख रहा है, जो काफी इकोनॉमिक्स इस पे कमेंट कर ही रहे हैं कि वो रिकवरी हम नहीं कह पाएंगे। अभी भी कई लोग इसको के शेप रिकवरी कह रहे हैं कि कुछ लोगों का फायदा हो रहा है और ज्यादातर लोगों का फायदा नहीं हो रहा है, और इस कारण से जो रोजगार की स्थिति है वो दयनीय बनी हुई है। हिंदुस्तान में रोजगार सृजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये इस तरह की रिकवरी नहीं कही जा सकती। यानी भैया बहुत सारे मामले और बहुत सारे मुद्दे थे जिनसे धीरे धीरे संभल रही अर्थव्यवस्था को एक थोड़ी हिचकी सी आई है। ये देखना है कि ये चीज़ें कितनी सही और कितनी सतत रहती हैं, इसका इंतज़ार है। और ये हो गई आज की बड़ी खबर। चलते चलते जान लेते हैं थोड़ी ज़रूरी बातें, ज़रूरी अपडेट्स और ज़रूरी सुर्खियाँ। पहली सुर्खी आपके मोबाइल फ़ोन के खर्च से जुड़ी है। आपके मोबाइल फ़ोन का खर्चा बढ़ सकता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी कॉल दरों में बढ़ोतरी करने का अनुमान जताया है। इन कंपनियों में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष जो चल रहा है उसमें दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर वाली में ये कंपनियां मोबाइल दरों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इस बढ़ोतरी में जहां एक तरफ आम आदमी को झटका लगेगा, वहां इन 3 कंपनियों की इनकम चालू वित्त वर्ष में 20 से 25% तक बढ़ सकती है। इस बारे में क्रिसिल का कहना है कि कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम और 5G नेटवर्क में निवेश करने के लिए उपभोक्ता शुल्क में वृद्धि करना जरूरी है। यानी इन सेवाओं से पैसा लिया जाएगा तो 5G में इन्वेस्टमेंट के आसार बनेंगे, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। दूसरी सुर्खी हमारे आम आदमी के बीमा से जुड़ी हुई है। सरकार ने 31 मई यानी मंगलवार को अपने प्रमुख बीमा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY जिसको कहते हैं छोटे में, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के प्रीमियम दरों में बढ़ोतरी की है। PM सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम को 67% बढ़ाकर 20 रुपये सालाना कर दिया गया है। और अभी तक इस योजना में हर साल 12 रुपये प्रीमियम चुकाना पड़ता था। सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ समय में दोनों योजनाओं में क्लेम की संख्या बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को जीवन ज्योति बीमा योजना JJBY की शुरुआत की थी। अब दाम बढ़ेगा इसका भी। पहले प्रीमियम था 330 रुपये और अब होगा सालाना प्रीमियम 436 रुपये। हो गई बढ़ोतरी। और ये था आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, सवाल पूछते रहिएगा। कुछ आलोचनाएं हों, कुछ शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो वो सब भी कहिएगा, हम सब पर ध्यान देंगे।